हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेमोग्राफी इक्विपमेंट। आज के टॉपिक में हम मेमोग्राफी के लिए उपयोग में लिए जाने वाले एक्सरे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लासेस दो भागों में चलने वाली है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, मेमोग्राफी एक्सरे इक्विपमेंट को समझने से पहले हमें कुछ ब्रेस्ट कंपोजिशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ब्रेस्ट जो टिश्यूज है उनके बारे में बेसिक जानकारी हमें लेनी होगी। तो मैं आपको ब्रेस्ट टिश्यूज के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले तो मेमोग्राफी क्या होती है? मेमोग्राफी होती है ब्रेस्ट की इमेजिंग करने को क्या कहते हैं? मेमोग्राफी कहते हैं। यानी ब्रेस्ट टिश्यूज के रेडियोग्राफ लेना मेमोग्राफी कहलाता है। अगर हम ब्रेस्ट को देखें तो ब्रेस्ट में तीन प्रकार के टिश्यू से बना होता है। ब्रेस्ट किससे बना होता है? तीन प्रकार के टिश्यू से बना होता है। किस तरह से? देखिए, ये ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और ये डक्ट के द्वारा ये इस तरह से जुड़े रहते हैं। ये हो गई ग्लैंड्स, ये है डक्ट। और इनके जो ग्लैंड्स ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंड्स और डक्ट है, इनके चारों तरफ होते हैं फाइब्रस टिश्यू। इनके चारों तरफ क्या होते हैं? फाइब्रस टिश्यू। और इनके चारों फैट सेल्स होती है जिन्हें एडिपोज सेल्स भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स भी कहते हैं। ये फैट सेल्स या एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं। ये चेस्ट बॉल है और इसमें यहाँ पर पेक्टोरल मसल्स होती है। पेक्टोरल मसल होती है। तो ये ब्रेस्ट का जो ब्रेस्ट की एनाटॉमी है जिसको मैंने आपको अभी बताया। तो इस तरह से ब्रेस्ट तीन प्रकार के टिश्यू से बना होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा होता है इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू, और तीसरा एडिपोज टिश्यू। तीसरा क्या होता है? एडिपोज टिश्यू। इस प्रकार के तीन प्रकार के टिश्यू से ये ब्रेस्ट बना हुआ होता है। अगर हम प्री जो मेनोपॉज है, फिर मोनोपॉज जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो प्री मोनोपॉज है, उस मेनोपॉज से पहले प्री मोनोपॉजल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो मेनोपॉज है उससे पहले ग्लैंडुलर और फैट टिश्यू ज्यादा होते हैं। और ये जो ग्लैंडुलर और फाइब्रस टिश्यू ये क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं मेनोपॉज से पहले। और इसके अंदर जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये एडिपोज टिश्यू से घिरे हुए होते हैं। कौन से ग्लैंडुलर और फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ये इसके अंदर जो मेनोपॉज से पहले इनकी अधिकता होती है और ये फैट टिश्यू से घिरे होते हैं। लेकिन जो पोस्ट मेनोपॉजल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके अंदर जो फाइब्रस टिश्यू है और ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये डीजेनरेट होने लग जाते हैं। ये क्या होते हैं? डीजेनरेट होने लग जाते हैं। तथा एडिपोज टिश्यू है, ये एडिपोज टिश्यू की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो मेनोपॉज से पहले ग्लैंडुलर और जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं ये आधिक्य में होते हैं तथा एडिपोज टिश्यू इनको घेरे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे पोस्ट मेनोपॉज अवस्था होती है, पोस्ट मेनोपॉज अवस्था के बाद में क्या होती है? फाइब्रस और जो ग्लैंडुलर जो टिश्यू है ये डीजेनरेट होने लग जाते हैं तथा एडिपोज टिश्यू है इनकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। अगर हम यंग एज ब्रेस्ट देखें, तो इस प्रकार के ब्रेस्ट की जो प्रैक्टिस होती है डेंस होता है तथा जिसकी इमेजिंग करने के अंदर ये हार्ड होता है, हार्ड टू इमेज। अगर आप इसकी मेमोग्राफी करोगे तो इसकी मेमोग्राफी थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि टिश्यू क्या होते हैं? डेंस होते हैं। हम मेमोग्राफी के अंदर लो क्यूवीपी काम में लेते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड एज ब्रेस्ट देखोगे तो इनके अंदर एडिपोज टिश्यू अधिक होते हैं। इसके कारण ये क्या होते हैं? ये इजी टू इमेज, यानी इनकी इमेजिंग की जानी आसान होती है क्योंकि इनके अंदर जो इसके अंदर फैट की अधिक्य होने के कारण इनकी इमेजिंग ज्यादा इजी होती है। अगर हम इस टिश्यू के अंदर जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव देखें तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा होता है? मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। जो
जो ग्लैंड्स होती है, डक्ट ग्लैंड्स होती है और डक्ट होती है, मिल्क ग्लैंड्स होती है, ये क्या होती है, सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव होती है, रेडिएशन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी ये दर्शाते हैं। और जो मेजोरिटी ऑफ जो इनमें कार्सिनोमा या कैंसर उत्पन्न होता है वो ग्लैंडुलर या डेक्टुलर सेल्स के अंदर ही उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर आप जो जो ब्रेस्ट कैंसर की जो सबसे ज्यादा इंसिडेंट अगर हम देखें तो ये जो लेटरल क्वाड्रेंट होता है, इस लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर जो राइट या लेफ्ट का जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कैंसर उत्पन्न होने की संभावना होती है। एक चीज और, जो ब्रेस्ट टिश्यूज है जिसके अंदर ग्लैंडुलर फाइब्रस और जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, इनकी मास और इनकी डेंसिटी के अंदर अगर आप रेडिएशन के प्रति देखो, कंपैरिजन देखो, तो इनके अंदर कोई ज्यादा जो डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन तीनों का ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो लगभग एक समान होता है। और इन सॉफ्ट टिश्यूज के जो एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इनमें डिफरेंस कम होने के कारण कन्वेंशनल रेडियोग्राफी काम में नहीं ली जा सकती। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी काम में नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती? क्योंकि कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर अगर आप यहाँ पर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के जो रेडिएशन को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट मोर डोमिनेंट होगा। मोर क्या होगा? डोमिनेंट होगा। और आपको पता है कॉम्पटन इफेक्ट है वो जेड पर डिपेंड नहीं करता। इसके लिए मैंने पहले जो डिटेल से क्लास ली हुई आप उसमें देख सकते हो। तो कॉम्पटन इफेक्ट है ये जेड पर डिपेंड नहीं करता, यानी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी आप चाहे ज्यादा डेंसिटी का या ज्यादा एटॉमिक नंबर का टिश्यू लो या कम कर लो, तीनों के अंदर क्या होगा? एटेन्यूएशन होगा या पेनिट्रेशन होगा, वो एक समान होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम लो केवीपी काम में लेते हैं। केवीपी कब होगा? तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जेड की घात 2 के समानुपाती होता है, जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस कारण से क्या होगा? इस कारण से अलग अलग टिश्यू के अंदर कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो जाएगा। टिश्यू में क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होगा और वो हमें अलग अलग टिश्यू के अंदर विभेदित करके बताएगा, जैसे माइक्रो कैल्सिफिकेशन या डक्टल या एडिपोज टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएशन उत्पन्न कर देगा। एक और चीज, आपको आपने केवीपी कम कर लिया है तो फिर आपको एमएएस भी बढ़ाना पड़ेगा, एमएएस भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि केवीपी कम होने से पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है एक्स-रे बीम की। उस पेनिट्रेशन पावर कम होने का जो इमेज रिसेप्टर तक एक सफिशिएंट अमाउंट में रेडिएशन पहुंचाने के लिए आपको एमएएस बढ़ाना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट टिश्यू की इमेजिंग मेमोग्राफी कहलाता है। ब्रेस्ट टिश्यू की इमेजिंग क्या करता है? मेमोग्राफी कहलाता है। और जो ओल्डर इक्विपमेंट थे, इनके ओल्डर इक्विपमेंट जो मेमोग्राफी में काम में लिए जाते थे, ये 3 फेज पर काम में लिए जाते थे। ये क्या लिए जाते थे? 3 फेज पर काम में लिए जाते थे। 3 फेज सप्लाई इसके अंदर होती थी। ये क्या करते थे? ये अल्टरनेट करंट को रेक्टिफाई करके डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग एसी करंट को रेक्टिफाई करके डीसी करंट के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं। जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, मॉडर्न इक्विपमेंट है, ये हाई फ्रीक्वेंसी टेक्निक पर काम करते हैं। जिसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। ये सिंगल फेज होते हैं। ये क्या होता है? सिंगल फेज। और ये कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट पोटेंशियल। कैसे? इसमें जिसमें 1% रिपल फैक्टर होता है, 1% या उससे भी कम क्या होता है? रिपल फैक्टर होता है। ये कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि 1% रिपल फैक्टर के साथ, यानी बहुत ही कम इनके अंदर जो पोटेंशियल है, इसके अंदर कन्वर्जन जो चेंजिंग होती है। इसके अलावा ये हायर इफेक्टिव एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? हायर इफेक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हायर इफेक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है? जिसे अब ये जो एक्सरे आउटपुट होता है ये गुड होता है, अच्छा एक्सरे आउटपुट इससे प्राप्त होता है। हायर एक्सरे आउटपुट होता है। कोई भी एक्सरे आप जो एक्सपोजर देते हो उसके बजाय से आउटपुट मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलने वाला होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोग्राफी इक्विपमेंट के टारगेट के बारे में। देखिए, टारगेट या एनोड के रूप में इसमें अलग अलग मटेरियल काम में लिए जा सकते हैं। ये जैसे एक्सरे
इलेक्ट्रॉन इस पे गिरेंगे, यहाँ पर मेमोग्राफी के अंदर एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। तो टारगेट मटेरियल के रूप में टंगस्टन काम में लिया जा सकता है। आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। इसके अलावा मोलिब्डेनम एटॉमिक नंबर होता है इसका 42 तथा रोडियम काम में लिया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 45 होता है। देखो टंगस्टन काम में लेते हो तो इससे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उसके अंदर 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्राप्त होगी। इसे क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्राप्त होती है, जो ये एन सेल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होती है, एन सेल से प्रोड्यूस होती है, ये इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा जो टंगस्टन काम में रहते हो तो उसको 30 केवीपी से कम के ऊपर इसको ऑपरेट किया जाता है तथा इसका जो फिल्ट्रेशन है जो 0.7 मिलीमीटर एल्यूमिनियम का फिल्ट्रेशन इसके अंदर काम में जाता है, यानी इस लेवल का फिल्ट्रेशन उत्पन्न किया जाता है। 30 केवीपी से भी कम एक्सरेज इस पर वोल्टेज की इस पर आरोपित किया जाता है। इससे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है उस एक्सरेज के अंदर ब्रेनस्ट्रॉलम तथा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज दोनों प्रोड्यूस होती है। ब्रेनस्ट्रॉलम होती है ये मेमोग्राम उत्पन्न करने के अंदर काम आती है, यानी इनसे जो मेमोग्राफ है जो वो उत्पन्न होता है, जो रेडियोग्राफ ब्रेस्ट उत्पन्न होगा। तथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है ये पेशेंट डोज बढ़ाने का काम करता है। ये क्योंकि 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम में लेते हैं तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि ब्रेस्ट टिश्यू को पेनिट्रेट करके एक्सरे उत्पन्न कर पाए, यानी ये ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है ये पेशेंट डोज बढ़ाने का काम करती है। और इसके अंदर जो यूजफुल अगर आप एनर्जी रेंज देखो तो 17 से 24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यही इसके अंदर एनर्जी रेंज होती है जो मेमोग्राम उत्पन्न करती है। इसके अंदर ब्रेनस्ट्रॉलम और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज दोनों होती है। तो ब्रेनस्ट्रॉलम होती है ये तो रेडियोग्राफ उत्पन्न करने के काम आती है, और ये इसके अंदर जो पेशेंट डोज बढ़ाएंगे ये इसकी एनर्जी रेंज है, जो इफेक्टिव एनर्जी रेंज है जो हमें मेमोग्राम देती है। इसके ऊपर तथा नीचे दोनों साइड के अंदर क्या होते हैं ब्रेनस्ट्रॉलम रेडिएशन इसके अंदर उपस्थित होता है। तो ये टंगस्टन टारगेट की है। इसके अलावा मोलिब्डेनम का भी टारगेट काम में लिया जाता है। तो मोलिब्डेनम का टारगेट काम में लिया जाता है तो आप इसके साथ फिल्टर भी मोलिब्डेनम का काम में लेते हो। टारगेट मोलिब्डेनम का है और फिल्टर भी मोलिब्डेनम का काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा रोडियम का फिल्टर भी काम में लिया जा सकता है। अगर मोलिब्डेनम का फिल्टर काम में लिया जाता है तो इसकी मोटाई 0.303 मिलीमीटर रखी जाती है। इसको अगर हम माइक्रोन में देखें तो 30 माइक्रोन होती है। ये स्ट्रॉन्ग के सेल कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज उत्पन्न करती है जो कि 17.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 19.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। ये इस रेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज उत्पन्न करती है। और मोलिब्डेनम फिल्टर है, इस मोलिब्डेनम फिल्टर का के एज 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इसका कितना तेज होता है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आप ज्यादा एनर्जी दोगे तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या होगी बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ जाएगी। और इसके अलावा तीसरा रोडियम जो टारगेट काम में ले सकते हैं। इस कंडीशन के साथ फिल्टर भी क्या काम में लेते हैं, रोडियम फिल्टर इसके द्वारा हम काम में लेते हैं। देखिए रोडियम फिल्टर टारगेट काम में लेंगे तो इसकी जो फिल्टर होगा इसकी फिल्टर की जो थिकनेस होगी वो 0.025 मिलीमीटर होती है। अगर माइक्रोन में देखें तो ये 25 माइक्रोन का ये थिक फिल्टर इसके अंदर काम में लिया जाता है। इसका स्पेक्ट्रम भी मोलिब्डेनम के अनुसार ही होता है, किस्मानी होता है। कैसे? जैसे ये स्पेक्ट्रम है मोलिब्डेनम का, इसमें 17.9 है, ये तो क्या होती है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होती है। और 19.5 की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होती है। इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स मोलिब्डेनम का होता है। इसी तरह से ये सेम ही इसी तरह का जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सरे स्पेक्ट्रम है ये रोडियम का प्रोड्यूस होता है। इसके द्वारा भी स्ट्रॉन्ग जो के सेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न होती है वो होती है 20.2 के भी 20.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 22.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज इसके द्वारा उत्पन्न होती है। 20.2 की ज्यादा होती है और 22.8 की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज इसके द्वारा कम उत्पन्न होती है। अगर आरएच फिल्टर है, इस आरएच फिल्टर का अगर हम के एज देखें
तो ये 23.22 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का के एज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी इससे ज्यादा एनर्जी अगर इस पर आपतित होती है तो ये क्या होता है, इससे एक्सरेज जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ज्यादा उत्पन्न इसके द्वारा होती है। एक चीज और, जो इसके द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है ये 17.9 और 19.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, इसकी मोलिब्डेनम की। और रोडियम के द्वारा जो के सेल कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज उत्पन्न हो रही है, ये 20.2 और 22.8 की है। ये इनकी एनर्जी कम है, इसलिए स्मॉल एंड लेस डेंस ब्रेस्ट है। उनकी इमेजिंग के लिए मोलिब्डेनम टारगेट और मोलिब्डेनम फिल्टर ये जो इक्विपमेंट होता है ये बेस्ट होता है। और अगर जो ब्रेस्ट टिश्यू है, ब्रेस्ट वो लार्ज है और डेंस टिश्यू है, उस कंडीशन के अंदर रोडियम टारगेट और रोडियम फिल्टर की जो मेमोग्राफ यूनिट है वो परफेक्ट होती है। एक चीज और देखिए, मोलिब्डेनम और रोडियम के अंदर देखें तो मोलिब्डेनम का जो एटॉमिक नंबर है 42 होता है, रोडियम का 45 होता है, यानी जो एटॉमिक नंबर है रोडियम का ज्यादा होता है। तो अगर हम इसमें ब्रेमस्टार्लिंग रेडिएशन देखें इनके द्वारा उत्पन्न हुआ तो एटॉमिक नंबर रोडियम का ज्यादा है तो ब्रेमस्टार्लिंग इसके ज्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि नाभिक के अंदर ज्यादा प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन उसके पास से गुजरेंगे तो ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, ब्रेमस्टार्लिंग उत्पन्न होंगे। इसके अलावा अगर हम इसकी कंपैरिजन अगर हम टंगस्टन से करें तो ब्रेमस्टार्लिंग, टंगस्टन और जो मोलिब्डेनम या रोडियम है तो इसके अंदर ब्रेमस्टार्लिंग किसमें ज्यादा उत्पन्न होगा, टंगस्टन में ब्रेमस्टार्लिंग ज्यादा उत्पन्न होगा। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मोलिब्डेनम और रोडियम में ज्यादा उत्पन्न होगी। और आपको पता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है, उन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अंदर क्या होंगी, उनके द्वारा ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर ज्यादा कंट्रास्ट उत्पन्न होता है। इसीलिए अधिकांश एक्सरे ट्यूब है या तो मोलिब्डेनम टारगेट प्लस मोलिब्डेनम या रोडियम फिल्टर के द्वारा या रोडियम टारगेट और रोडियम फिल्टर के द्वारा ये एक्सरे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर के सेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा उत्पन्न होते हैं बजाय के इसके अंदर जो ब्रेमस्टार्लिंग के। टंगस्टन टारगेट अगर लोगे तो ब्रेमस्टार्लिंग ज्यादा प्रोड्यूस होंगे जो ज्यादा टिश्यू कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और पेशेंट के अंदर रेडिएशन डोज बढ़ाते हैं। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, टारगेट इसके अंदर एक्सरे ट्यूब में इसी के द्वारा बनाया जाता है। एक चीज और मैंने बताया था कि मोलिब्डेनम का टारगेट अगर आप लेते हो तो फिल्टर आप रोडियम भी यूज में ले सकते हो। तो रोडियम फिल्टर अगर आप टारगेट काम में लेते हो तो इसके साथ मोलिब्डेनम फिल्टर काम में क्यों नहीं लिया जाता? तो देखिए रोडियम है, रोडियम की जो केज कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो के सेल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज उत्पन्न होती है वो 20.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और जो मोलिब्डेनम का केज है वो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। यानी इस 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो अगर हम फिल्टर जो रोडियम के साथ में, जैसे रोडियम टारगेट के साथ में अगर आप मोलिब्डेनम का फिल्टर काम में लोगे तो इसके द्वारा जो 20.2 की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज निकली ये इस मोलिब्डेनम के साथ में रिएक्ट करके क्या करेंगी, दोबारा के जो मोलिब्डेनम की केज कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न करेंगी जो कि 19.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वली है। यानी जो रोडियम से कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न हुई है, एक्सरेज उत्पन्न हुई है, वो मोलिब्डेनम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। इसलिए रोडियम के साथ में मोलिब्डेनम का टारगेट काम में नहीं लिया जाता है। मेमोग्राफी में रोटेटिंग एनोड काम में लिया जाता है तथा इस एनोड का जो स्टेम है ये स्टेम मोलिब्डेनम का काम लिया जाता है। किसका लेता है? मोलिब्डेनम का काम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? मैंने एक्सरे ट्यूब में आपको डिटेल्स बताया था। इसके अलावा इसमें एनोड एंगल दिया जाता है, लेकिन एनोड को एंगल देने के जैसे एनोड को यहाँ पे एंगल दे रखा है, इसके अलावा ट्यूब को भी क्या किया जाता है, थोड़ा सा एंगल दिया जाता है, ट्यूब को भी टिल्ट कर दिया जाता है। इस कारण से इसके अंदर एनोड एंगल नहीं काम में लेकर इफेक्टिव एनोड एंगल काम में लिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव एनोड एंगल काम में लिया जाता है। ये इफेक्टिव एनोड एंगल 22 डिग्री से 24 डिग्री तक का होता है, जो कि 65 सेंटीमीटर एसआईडी के ऊपर इसको डिफाइन किया जाता है। 65 डिग्री जो इस पर डिफाइन किया जाता है। इस इफेक्टिव एनोड एंगल को दो तरह से अचीव किया जा सकता है। कैसे? कि आप एनोड एंगल दो कितना डिग्री, 16 डिग्री एनोड एंगल दो। इसके अलावा ट्यूब को भी क्या करो, 6 डिग्री ट्यूब को भी टिल्ट कर दो। जैसे ट्यूब ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो यानी इफेक्टिव आपका जो एनोड एंगल होगा ये 24 डिग्री हो गया। या आप एक और तरीके से कर सकते हो, एनोड एंगल को आप जीरो कर दो। जैसे ये एनोड एंगल है, इसको जीरो कर दिया। यहाँ पे एनोड एंगल जैसे इस तरह से एनोड है और ये फिलामेंट है, यहाँ पे एनोड को बिल्कुल एंगल नहीं दिया है। अगर आप ऐसे इंक्लाइन करोगे तो एंगल होगा, यहाँ पे जीरो एंगल है।
इस तरह से। और आप जितना भी आपको टिल्ट करना, पूरी ट्यूब को टिल्ट कर दो। जैसे यहाँ पे एनोड एंगल कितना है, 0 डिग्री है, और ट्यूब टिल्ट है 25 डिग्री, तो टोटल आपका इफेक्टिव जो एनोड एंगल होगा वो हो गया 25 डिग्री एनोड इफेक्टिव, एनोड एंगल इसके अंदर हो गया है। एक और इसके अंदर जो फिलामेंट काम में लेते हैं, ड्यूल फिलामेंट काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ड्यूल फिलामेंट काम में लिया जाता है। और उन ड्यूल फिलामेंट से ड्यूल फोकल स्पॉट उत्पन्न होते हैं, अलग तरह के फोकल स्पॉट उत्पन्न होते हैं, जो कि 0.4 mm और या 0.1 mm जो इसके द्वारा फोकल स्पॉट उत्पन्न होते हैं। एक्सरे जो मेमोग्राफी इक्विपमेंट होता है, इसके अंदर फोकल स्पॉट अलग अलग होता है, और ये क्रिटिकल होता है ये मेमोग्राफी इक्विपमेंट के लिए। इसके अलावा इसमें एनोड हील इफेक्ट भी का भी उपयोग में लिया जाता है। किस तरह से कि एनोड हील इफेक्ट आप जानते हो कि एक्सरे ट्यूब में जो एनोड साइड है, एनोड की ओर एक्सरे की इंटेंसिटी, और इधर हम इसको मान लो कैथोड है, इधर एक्सरे की इंटेंसिटी को I2 माने, तो एक्सरे की इंटेंसिटी होगी वो कैथोड साइड के अंदर ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि एनोड है खुद अपनी तरफ कुछ एक्सरे जो फोटोन है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कम जो एक्सरे की इंटेंसिटी है, इसको हम ब्रेस्ट की जो निपल है इस साइड के अंदर रखते हैं, और जो ज्यादा एक्सरे इंटेंसिटी है उसको हम चेस्ट वॉल की तरफ रखते हैं। जो चेस्ट वॉल है इस साइड के अंदर इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है फिल्टर्स। देखिए मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब होती है, इस एक्सरे ट्यूब के अंदर जो बीम एग्जिट पोर्ट है, इसे या तो पायरेक्स ग्लास का बनाया जाता है, जो कि बोरोसिलिकेट होता है, या इसे बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर Z=4 होता है, इसका काम में लिया जाता है। इसकी बहुत ही थिन लेयर काम में ली जाती है। कितनी? अगर बेरिलियम की कंडीशन में देखें तो ये लगभग 1 mm थिकनेस की बेरिलियम इसकी यहाँ पे काम में जाती है, जिसे बेरिलियम विंडो बोलते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बेरिलियम विंडो कहा जाता है। इससे क्या होता है? इसकी थिकनेस बहुत ही कम रखने पर क्या होगा? जो इससे जो एग्जिट एक्सरेज होगी, इन एक्सरेज का जो अटेन्यूएशन है, ये अटेन्यूएशन बहुत ही कम होगा, और इसे लगभग इतना रखा जाता है कि इसके द्वारा 0.1 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट का फिल्ट्रेशन इसके द्वारा उत्पन्न हो। इसके द्वारा इतना ही फिल्ट्रेशन इसके द्वारा उत्पन्न हो। देखिए इसके अलावा और भी फिल्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और भी फिल्टर इसके अंदर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जो अनवांटेड जो एक्स हाई एनर्जी की जो ब्रेन स्ट्रॉलिंग रेडिएशन है उसको रिमूव किया जा सके, जो हाई एनर्जी का है। मैंने आपको बताया था ब्रेस्ट टिश्यूज को हम लो केवीपी पर इमेज करते हैं, इसकी इमेजिंग की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि जो इसके जो ग्लैंडुलर प्लेट और फाइब्रस टिश्यू है, इनके अंदर मैक्सिमम कंट्रास्ट उत्पन्न हो सके। तो फिल्टर हम इसमें उपयोग में लिया जाता है ताकि हाई एनर्जी की जो ब्रेन स्ट्रॉलिंग एक्सरेज है उनको ये रिमूव कर ले, उनको ये हटा ले। तो इसके अंदर इसके अलावा इसके अंदर क्या करते हैं? जो फिल्टर काम में जाते हैं, इन फिल्टर को कम से कम इतना तो रखा जाता है कि ये 0.5 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट है, इतना फिल्ट्रेशन उत्पन्न कर सके। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है। तो 0.5 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट का फिल्ट्रेशन तो ये उत्पन्न कर सके, इस तरह के इसमें फिल्टर काम में लिए जाते हैं। 3 तरह के फिल्टर काम में लिए जाते हैं। अगर आप टंगस्टन का टारगेट काम में ले रहे हो तो इसके साथ Ag और RH रोडियम का फिल्टर इसके साथ काम में लिया जाता है। या तो सिल्वर का फिल्टर काम में लोगे या रोडियम का फिल्टर काम में लोगे, ये फिल्टर इसके साथ रिकमेंडेड होता है। दूसरा, अगर आप मोलिब्डेनम की टारगेट लेते हो तो इसके साथ मोलिब्डेनम का फिल्टर अगर काम में लेते हो तो उसकी थिकनेस 0.030 mm या 30 माइक्रोन का फिल्टर काम में लेता है। या अगर रोडियम काम में ले रहे हो तो 0.025 mm या 25 माइक्रोन का फिल्टर इसके साथ काम में लिया जाता है। तीसरा, अगर आप रोडियम टारगेट काम में ले रहे हो तो इसके साथ रोडियम का फिल्टर ही काम में लिया जाता है, जो कि 25 माइक्रोन का होता है, 25 माइक्रोन का लिया जाता है। और ये जो रोडियम कॉम्बिनेशन है, ये डेंस जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसकी इमेजिंग के लिए सुटेबल माना जाता है। इसके अलावा आजकल बाई एंगल तथा डबल ट्रैक एनोड एक्सरे ट्यूब भी काम में जाती है। क्या होती है? बाई एंगल डबल ट्रैक मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब काम में जाती है। इसके अंदर क्या होता है
इसके अंदर दो एंगल होते हैं। जैसे मान लो ये टारगेट है, इस टारगेट का एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, इस तरह से एक एंगल ये, एक एंगल ये, इस तरह से दो एंगल काम में लिया जाता है। मान लो इसमें से एक रोडियम के लिए और दूसरा मोलिब्डेनम के लिए। तो इसके अंदर अगर डेंस टिश्यू की अगर इमेजिंग करनी है तो रोडियम पे इसको शिफ्ट कर लिया जाता है, और जो स्मॉलर जो ब्रेस्ट है उसकी इमेजिंग करनी है तो उसको मोलिब्डेनम पर स्विच कर लिया जाता है। एक ट्रैक इसके अंदर मोलिब्डेनम का होता है तथा दूसरा ट्रैक इसके अंदर रोडियम का होता है। ये डबल ट्रैक होता है, बाई एंगल डबल ट्रैक एक्स-रे ट्यूब कहलाई जाती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो टारगेट काम में लिया जाता है उसी का लगभग फिल्टर काम में लिया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, इससे के एज कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग किया जा सके। उस के एज कैरेक्टरिस्टिक्स से ऊपर की जितनी भी ब्रेन स्ट्रक्चर है उसको हटा लिया जाए, उसको हटा लिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है, जिससे के एज कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा एक्सरेज किए जाती है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा इमेजिंग की जाती है।